हेलो फ्रेंड्स। एडुटेरिया के द्वारा 7500 प्लस एक बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पे एक समान अध्ययन की पुस्तक बनाई गई है और यह सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, जैसे कि ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम, तो सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसमें टोटल 7500 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो टोटल 150 सेट में दिए गए हैं और एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिया गया है। और यह जो पहले का जो 5000 जो बुक था एडिटेरिया का, उसी को है जो अपडेट करके बनाया गया है 7500 प्लस। इसमें 2500 क्वेश्चन को और भी ऐड किया गया और कुछ इंप्रूवमेंट भी किया गया है, तो इसको है जो बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे सेट का, तो इसको हम देखते रहे। और एनसीईआरटी पे ये बनाया गया है टोटल, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं पहले नंबर सेट से। शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1 का। पहला क्वेश्चन डिस्कशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अब जानते हैं कि भगत सिंह ने भी है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआर के सदस्य के रूप में काम किया, जिसका स्थापना हुआ था 1928 में। और यह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो दिल्ली में है उसी में स्थापना किया गया चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के। और चंद्रशेखर आजाद ये भगत सिंह ने नौजवान सभा की भी स्थापना किया था, ठीक है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की को फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 को, ठीक है। और फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया और यह है जो आजाद हिंद फौज के गठन किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन को नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। अब जानते हैं कि जो खिलाफत कमेटी का जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बना था, उसके जो चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था किसको? महात्मा गांधी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो आप जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था, एक अप्रैल में और एक सितंबर माह में किया गया था, दोनों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। लेकिन इसमें है जो एच.एस. ऑलकॉट के द्वारा है, जिसमें कोई भी इसका है जो इसमें योगदान नहीं था, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी का इसने रचना किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट किया था, ठीक है। किसने? एच.एस. ऑलकॉट्स और बॉलकॉट्सी ने, ठीक है। और एच सुब्रमण्यम अय्यर कौन है? तो ये द हिंदू आप जानते हैं, इसकी रचना कौन किया था? द ए सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, प्यारेलाल हो जाएगा, प्यारेलाल, ठीक है। और नोआखली कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में है, उस समय जो घटना घट रही थी, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि जो 19 अगस्त 1946 के बाद है जो घटना चल रही थी नोआखली में, उसी को कंट्रोल करने के, उस दंगा को कंट्रोल करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे? तो ये वेस्ट बंगाल गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 1930 से लेकर के स्टार्ट हुआ था 1934 तक चला था, ठीक है। और यह खत्म हुआ था 1934 में, और बीच में है जो इसको समाप्त किया गया था कुछ दिनों के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो सेकंड आरटीसी में गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ पे जाकर के? वो लंदन में। और जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस पर महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यों पे महत्व दिया, और है जो सामाजिक उत्खनन का कार्य किया, सामाजिक है जो भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? तो जानते हैं कि इसमें रचना आनंद मठ में है, जो किसकी रचना किया? आनंद मठ का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उसी में है जो वंदे मातरम का जिक्र भी मिलता है, ठीक है। और दुर्गेश नंदिनी, पोस्टमास्टर, देवी चौधरानी, गोरा, इसकी रचना किसने किया था? तो इसका गोरा है, ये गोरा की रचना किसने किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर ने किया था, ठीक है। और आर एन टैगोर को ही किसके लिए? तो ये गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए है जो 1913 में है जो दिया गया था नोबेल प्राइज। और यह एशिया में पहले व्यक्ति थे जिन्हें है जो नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में, किसमें? तो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, गांधी के, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले ने है जो सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया था, ठीक है। और ये सारे क्या है? सत्येंद्रनाथ बोस, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे है जो उसमें श्रेणी में आते हैं, जैसे लिबरल्स,
ठीक है, लिबरल्स की श्रेणी में, उदारवादी की श्रेणी में आते थे। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। और यह किसकी सहायता से है जो दक्कन पे विजय प्राप्त किया था दक्षिणी भारत पे? तो यह मलिक काफूर। मलिक काफूर जो एक क्या था, एक ट्रांसजेंडर था, ठीक है, और इसे हजार दिनारी कहा जाता है, हजार दिनारी के रूप में जाना जाता है। अब हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय, ये तो हो गया। अब 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो रंपा विद्रोह से संबंधित है अलूरी सीताराम राजू। और ये रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो पागल पंथ की स्थापना किया था यदुवेंद्र सिंह, सॉरी 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 सॉरी, ये करम शाह ने किया था, करम शाह। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने है जो क्या किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा के इस जो चेयरमैन रहे थे, और इसका हेड जो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, इसको, और इसके उप सचिव कौन थे, सचिव कौन थे, सॉरी, एनजी रंगा थे, एनजी रंगा इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे, ऑल इंडिया किसान सभा के सचिव थे। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके गुलाम वंश की स्थापना किया था। कब? 1526 में। ठीक है, 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें तुलुगमा पद्धति का उपयोग किया गया था, तुलुगमा पद्धति का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और जानते हैं कि 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला, जबकि दूसरा हुआ था 1556 में, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू को अकबर ने हराया था। और तीसरा हुआ था किसका? तो तीसरा हुआ था ये अफगानों और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं ने है जो अफगानों से हार गया था, जिस कारण से मराठों का एक सपना था कि हम पूरे भारत को एक क्षेत्र में, एक मतलब कि उस तरह से जीत सके, लेकिन वैसा सपना, उसका सपना रह गया। ठीक है, और एक कमजोर स्थिति में देखा गया मराठा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो यह मलिक उल सर्क ने, मलिक उल सर्क ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किया मध्यकाल में। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह जोरवे संस्कृति, यानी कि जोरवे कल्चर से, पोस्ट हड़प्पन जो मैच्योर फेज था उसमें है जो जोरवे कल्चर आता था। ठीक है, तो यहां से प्राप्त हुआ है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो 14 का आंसर हो जाएगा किसका? तो गुप्त का, यानी गुप्त वंश का। 15 नंबर, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है, और सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहीं पे पहली बार है जो धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि पहली बार है जो महात्मा बुद्ध ने है जो 5 लोगों को शिक्षा दी थी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है जो पहला सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर है जो अलग करता है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से है जो अलग करता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गिरिपद स्थिति का, यानी कि पहाड़ों के नीचे का क्षेत्र। इसे ऑटर हिमालय भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का, ऑप्शन बी, यानी कि निहारिका, निहारिका हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु, ये सब सारे पार्ट किसके हैं? तो सौर परिवार के हैं, यानी कि सोलर सिस्टम के हैं। और सोलर सिस्टम में टोटल कितने अभी वर्तमान में ग्रह है? तो 8 है। और इसका जो 9वां ग्रह था उसको है 2006 में यम, यानी कि प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, इसे प्लूटो को बाहर कर दिया है। ठीक है, और अभी है जो इसको बाहर कर दिया गया, अभी टोटल कितने हैं? तो 8 ही ग्रह हैं। अगले प्रश्न को मिलान करना है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की सहायता से, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है। अनुच्छेद 40 किससे है? तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 98 क्या है? तो संसद का सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 239 है जो संघ शासित क्षेत्रों, यानी कि यूनियन टेरिटरी से के प्रशासन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 20 का, ऑप्शन है 3 4 2 1। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नागरिकों की शिकायतें पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों या कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कह रहा है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 है जो यूएसए के बिल ऑफ राइट से
के आधार पे ही है, तो ये सही हो जाएगा। जबकि कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार नहीं है, यहाँ पे जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो एक पूरी तरह से कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, यह है जो क्वासाई फेडरल यानी कि हाफ संघीय है, अर्ध संघीय संविधान है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो यह जो पूरी तरह से आपको है जिसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट को कंप्लीटली आप नहीं हटा सकते हैं, तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी पहला सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97 संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका विषय है किससे? तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से संबंधित है, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, और इसका जिक्र किया गया है किसमें? तो आर्टिकल 43B में। और अभी वर्तमान में जो सहकारी मंत्रालय किसके पास है? तो अमित शाह के पास है, ठीक है। और इसी के साथ ये होम मिनिस्टर भी, गृह मंत्री भी हैं। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पेशा एक्ट है जो कब पारित किया गया? तो 1996 में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको क्या कहते हैं? इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है? तो इसका हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय जो पर्सनल इनकम होता है माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान यानी कि जो व्यक्तिगत जो टैक्स हम देते हैं, और माइनस गैर कर भुगतान और भी नन जो टैक्स जो पेमेंट होता है उसको मिला करके इसको पीडीआई बोला जाता है, पर्सनल डिस्पोज इनकम। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह क्या है? तो यह एक अत्यंत वाष्पशील है। क्या है? अत्यंत वाष्पशील है। 27 नंबर प्रश्न दे रहा है कि जब जल व जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वातावरणीय उष्मा स्रोत से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, 1% हो जाएगा। आप लिंडमैन के सिद्धांत को जानते हैं, लिंडमैन का सिद्धांत को जानते हैं कि एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में जाता है तो 10% एनर्जी का है जो ही बस बचता है, लेकिन और बाकी है जो आगे निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिंडमैन का सिद्धांत को अच्छी तरह समझते हैं कि इसमें है जो लिंडमैन के सिद्धांत कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जब जाता है तो 10% ही एनर्जी है जो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, आउट ऑफ द टोटल एनर्जी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मिलान करना है धातु और उसे संबंधित रोग से मिलान करना है। तो आर्सेनिक का संबंध किससे है? तो श्वसन संबंधी आर्सेनिक का संबंध किससे है? तो ये फेफड़े का कैंसर से संबंधित है आर्सेनिक का। कैडमियम का किससे संबंधित है? तो यह हड्डियों में कमजोरी से संबंधित है, हड्डियों में कमजोरी, ठीक है। और पोलविनाइल क्लोराइड यानी पीसीएल ये किससे है? तो संबंधित है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, श्वसन संबंधी समस्या से। और बेरियम का मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। तो इस तरह से मिलान करने के बाद ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो कंसंट्रेटेड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्टरीकरण कहलाती है, नेस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है किसके द्वारा? तो वांडरवाल बलों के द्वारा। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगर में भूरी वायु बनने से संबंधित है, यानी ग्रे या ब्राउन एयर का संबंध किससे है? इससे संबंध किसका है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, SO2। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपकला ऊतक से। उपकला ऊतक से है जो मनुष्यों में ग्रंथि का यानी ग्लैंड का निर्माण किया जाता है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य के लार में यानी सलाइवा में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक यानी कि एंटी बैक्टीरियल फैक्टर के रूप में। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर निर्भर करता है? तो यह स्फीति दाब पे निर्भर करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना या स्टोमेटा का जो खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पे।
निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर देख सकते हैं, मध्य सिरा सिरा इसमें है, जो इसका कोई भाग नहीं है, फूल का एक अंश या भाग है स्त्री केसर। इसी में पुंग केसर आता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस के संबंध में कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें सही है। यह एक विषैला पदार्थ होता है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार केमिकल वेपन्स के रूप में किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है यानी जलने लगता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहीं पे रेड फास्फोरस की बात करें तो रेड फास्फोरस में क्या होता है, यह जो माचिस की जो तिल्ली में आप देखते होंगे आगे लगा होता है, यह क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। और यह है जो हवा के संपर्क में आने से स्वतः ज्वलन नहीं होता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन यानी कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हिस्टैमिन हो जाएगा। ऑप्शन बी हिस्टैमिन। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका में इसका निर्माण होता है। लसिका यानी कि लिम्फ नोड इसको बोलते हैं, लिम्फ नोड। ये कोशिका के अंदर द्रव होता है। लसिका एवं रुधिर मतलब ब्लड होता है। किस उत्तक का उदाहरण है? तो इसका संवहनीय उत्तक का उदाहरण है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे निर्देशित करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे भी बोलते हैं इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के क्रय और विक्रय यानी कि बाय एंड सेल इसका होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूंजी खाता परिवर्तनीयता यानी कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की सिफारिश निम्न में से किस कमेटी ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। यही बात करते हैं आबिद हुसैन समिति की। तो यह एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग के बारे में है, जो संक्षिप्त है, जो एक नियम बनाने के लिए इसको समिति बनाया गया था। जबकि नरसिम्हम समिति है जो बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है, बैंकिंग के रिफॉर्म से रिलेटेड है। और रंगराजन समिति है जो किससे संबंधित है? तो ये डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और यही कोठारी कमेटी की बात करें, कोठारी कमेटी है जो एजुकेशन से संबंधित है यानी शिक्षा से संबंधित है। और वही इंद्रजीत गुप्ता कमेटी किससे है? इंद्रजीत गुप्ता, तो ये इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित है, इलेक्शन रिफॉर्म्स। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में, ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एच एच बैरोज हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी कि इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट माना जाता है? तो हम सबसे मुख्य रूप से पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, ठीक है, इसको सह्याद्री के भी नाम से जाना जाता है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून को। आप जानते हैं 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, योगा डे मनाया जाता है कब? 21 जून को। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ गुजरात में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा या जिह्व नहीं बल्कि क्या है? मन है? तो 47 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक लिखी है, हिंद स्वराज लिखी है, ठीक है, ऐसे पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हरिजन बुक लिखा है कब? तो हरिजन लिखा है 1933 में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था द सोशलिस्ट का। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो यह नागालैंड में पाई जाती है। HDPE का पूरा नाम क्या है? तो यह हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है जो HDPE का फुल फॉर्म है। एडिटोरिया के द्वारा एक विस्तृत रूप से स्मरणीय तथ्य को याद करने के लिए एक छोटे से फॉर्मेट में दिया गया है। हर एक सेट के
अंत में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको है जो एक सीरीज में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के सीरीज में इसको चलाया गया है, सारे सेट में इसको उपलब्ध किया गया है क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, एक सब्जेक्ट वाइज। तो स्मरणीय तथ्य के रूप में पहला है जो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट होता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़, बलूचिस्तान के आसपास जो मेहरगढ़ है वहां से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ? दमदमा से। गर्त आवास यानी कि जो पिट डिग जैसे ऐसे गड्ढे खोदते थे, उसी गड्ढे में है जो घर बना के रहते थे, कहाँ पे? तो ये बुर्ज होम में। और यही मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बुर्ज होम से, यहीं से। जो मानव और कुत्ता को भी साथ साथ दफनाया गया बुर्ज होम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो कालीबंगा, राजस्थान से। और यहीं से फायर अल्टार यानी कि, ठीक है, हवन कुंड जो जलाने वाला होता था, उसको यहाँ से प्लस लोथल से, 2 जगह से मिला है, ठीक है। अग्निकुंड का साक्ष्य, अग्निकुंड से बोलते हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगन और लोथल से, जैसे हमने यहाँ बताया है। और युग्म समाधियां यानी कि एक साथ है जो 2 लोगों को गाड़ा जाता था, दफनाया जाता था, उसका परिमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा है जो घग्गर नदी में है, कहाँ पे? घग्गर नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। और भगवा नदी किनारे है, सॉरी भगवा नहीं, भोगवा है, सॉरी, इतना भगवा रंग होता है, ठीक है इसलिए, ठीक है, भोगवा रंग या भोगवा नदी याद रखना है, सॉरी। तो फ्रेंड, अब हम पहले प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, जिसमें 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब दूसरे प्रैक्टिस सेट को की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, ठीक है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन डी, महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबें लिखी, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया, पाथवे टू गॉड, ठीक है। और भारत की खोज पुस्तक है जो किसने लिखा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो जाने जाते हैं, है जो बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से, जैसे उसने है जो 660 प्लस है जो उस समय के जो रियासत थे उसको एक रूप से बांध कर आफ्टर इंडिपेंडेंस से जो भारत को एक सूत्र में बांध दिया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोट में सही सही उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि पहला है जो लेक्स लोकी अधिनियम है, इसको मिलान करना, इसका कब हुआ था? ये 1850 में लेक्स लोकी अधिनियम आया था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि ईसाई रूपांतरण के लिए, यानी कि ईसाई में धर्म में परिवर्तन के लिए विरासत हासिल करना है, इसका लक्ष्य रखा था। बंगाल टेनेंसी एक्ट आया था 1885 में, ठीक है। और आयु की सहमति अधिनियम 1891 में। और भारत विश्वविद्यालय अधिनियम कब? 1904 में, लॉर्ड कर्जन के समय। तो यहाँ पे मिलान देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो कहाँ पे? एक कलकत्ता में किए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश की रचना किया था, सोम प्रकाश की, जिसमें सोम प्रकाश में इसलिए रचना किया गया था कि जो बधिरों विद्वान होते थे उनके लिए कुछ इसमें है जो स्कॉलरशिप दिया जाए, उस तरह से उनके बारे में लिखा गया था। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? तो 1773 में, जिस समय भारत में रेगुलेटिंग एक्ट है जो लाया गया था, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था कि जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ से बोस्टन, जो अमेरिका में, बोस्टन जगह कहाँ है? अमेरिका में, वहाँ पे जो चाय लाया था, बोस्टन नदी है, ठीक है, बोस्टन नदी में ही है जो चाय का जो यहाँ से व्यापार हो रहा था, अमेरिका से यहाँ से चाय फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा था, उसी को है जो अमेरिका में क्रांतिकारियों ने वहाँ पे क्या हुआ तो वहाँ पे नदी में बहा दिया था, जिसमें उसी को बोला गया कि बोस्टन टी पार्टी हुआ, बोस्टन का चाय पार्टी हुआ। यह 1773 में हुआ था। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। नाई धोबी बंद, यानी कि नाई धोबी बंद है जो अपना अपना काम है जो करना बंद कर दिया। और यह मुख्य रूप से जमींदारों के खिलाफ है जो चलाया गया था किसानों के द्वारा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध और विख्यात था? तो इसका आंसर कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इसका आंसर हो जाए कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर संगम युग में। मिलान करना है, देख सकते हैं। तो पहला का फुतुह उस सलातीन, इसको मिलान करना है किससे? ये इसका सही मिलान होगा अब्दुल मलिक इसामी फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। इसकी जो रचना किया था किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही, तो इसका जियाउद्दीन बर्नी हो जाए, जियाउद्दीन बर्नी। और खजन उल फुतह,
खैजन अल फतूह या अमीर खुसरो का हो जाएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का हो जाएगा पीपल हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है मृत्युंजय, ध्यान रखना है। इसके लेखक कौन है? तो शिवाजी सावंत, शिवाजी सावंत ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो 10 का आंसर ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में लड़ा गया था। और यह हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज कंपनी ने लड़ाई लड़ी, और उसमें है जो अंग्रेजों की जीत हुई थी। और इसके अगेंस्ट में कौन था? तो ये था बंगाल के नवाब उस समय था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम था वो, जो मतलब वहां से बागी हो चुका था, मैंने पूर्व हो गया था। ठीक है, पूर्व नवाब था। इसके बाद कौन? मीर जाफर ही बन गया था। मीर कासिम प्लस नवाब अवध का था कौन? ये शुजा उदौला था, शुजा उदौला था। ठीक है, और था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और बनारस के राजा कौन था? बलवंत सिंह। ये सब है जो एक साथ लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और इसी युद्ध ने तय कर दिया कि हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इसमें आगे है जो भारत पे राज करना शुरू कर देगा, क्योंकि बंगाल में इसको दीवानी राइट्स मिल गया था, जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में है जो दीवानी अधिकार मिल गया। और दीवानी दीवानी इसको मिल गया, प्लस निजामत कौन रखा? तो नवाब है जो निजामत रखा, यानी कि जो प्रशासन के काम है जो नवाब किया, और दीवानी किया किसने? यानी कि रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन, यानी कि जो पैसे का राजस्व का जो कलेक्शन था उसको है जो कौन देख रेख करता था? अंग्रेज कंपनी करता था। और रॉबर्ट क्लाइव ने इस समय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डुअल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसी के बाद है जो डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था किसने? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। समाप्त कब किया था वारेन हेस्टिंग्स ने? तो किया था ये 1773 में। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उस्ताद मंसूर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। ठीक है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम था। आप जानते हैं कि चोल राज का जो मेन संस्थापक कौन था? तो विजयालय ने चोल का स्थापना किया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने क्या किया था? तो राजराज प्रथम ने जो बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था कहाँ? थंजावुर में। कहाँ? थंजावुर में, तमिलनाडु में। ठीक है, और ये शंकर भगवान का था, शिव भगवान का यहाँ पे पूजा होता है। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विजयनगर। ऑप्शन डी विजयनगर हो जाए। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा किया गया था। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है जो 1336 में किया गया था, हरियर और बुक्का के द्वारा, हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और 1665 में जब ये तालीकोटा का युद्ध हुआ, सॉरी यहाँ पे याद करना है कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षस तागड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसी युद्ध ने निर्णय किया कि विजयनगर साम्राज्य का अब धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। और यह तुंगभद्रा नदी, कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1227 में। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.6 करोड़ पीपल है जो अभी भी उसके वंशज हैं। और ये कहाँ पे? मंगोलिया का शासक था। और 1398 में मंगोल शासक था तैमरलंग, जिसने है जो भारत पर, तैमूर है जो भारत पे आक्रमण किया था। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अकबर के समय में गिजाली है जो इसके शासन में प्रसिद्ध रचनाकार थे। इसको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है फंडामेंटल राइट के रूप में। आर्टिकल सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के समानुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका मतलब क्या होता है?
तो 17 नंबर का आंसर है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका जिक्र है आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिया गया है, और यह है जो कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है कि लागू करेगा, और यदि लागू नहीं करता तो उसको अगले इलेक्शन में है जो उसको भारी नुकसान उठाना भी पड़ता है। तो ये इस तरह से दिया गया है, लेकिन ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कि कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात यानी अबॉर्शन करने के अपराध से संबंधित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 313 हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 42 में क्या दिया है? तो मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया है, मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है, इसको याद रखना है। यानी कि जो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी कुछ सप्ताह बाद है जो महिलाओं को है जो छुट्टी दी जाती है, ठीक है, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए या प्री है जो प्री प्रेगनेंसी केयर करने के लिए, ठीक है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल, यानी 20 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, अपरदन कहते हैं, यानी कि इरोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन ऐसे होते हैं, विंड इरोजन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी नरमा कहा जाता है। किसको? इसको नरमा कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? तो 23 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, झेलम। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह नागालैंड में स्थित है, तीई पर्वत। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयला का जलना, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, कैसा प्रदूषण होता है, किससे होता है? तो 26 का हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से है जो फ्लाई ऐश निकाले जाते हैं, फ्लाई ऐश। और इसका फ्लाई ऐश का मेन उपयोग भी होता है ये भी कि यहाँ से जो जैसे कि जो ऐश मतलब होता है जो चिमनी भट्टी से, जैसे कि ताप विद्युत संयंत्र से जो निकलते हैं प्रदूषक, उसको है जो एक मतलब एक साथ बना रख के कंग्रीगेट किया जाता है, उसको है जो रोड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रोड बनाने में। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो 27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी फिनॉल एंड फ्लोवोनाइड्स, फिनॉल एंड फ्लोवोनाइड्स इसका होता है इस्तेमाल। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनॉल एंड फ्लोवोनाइड्स के कारण। मिलान करना है यहाँ पे, तो 28 का आंसर देखते हैं बारी बारी से। सोडियम बेंजोएट का काम क्या होता है? तो इसका फलों के रसों का परिरक्षण करने में यानी कंजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में। कहाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH हॉल ट्वाइस। नाइट्रिक एसिड का कहाँ पे? तो इसका रासायनिक उद्योगों में, जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किसमें? केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का है जो पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। और ये क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा। पादपों में जाइलम उत्तम का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसका आंसर जाइलम पैरेन्काइमा हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। केंद्रक हरित लवक यानी ग्रेनो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, केंद्रक होता है, सूत्रकणिका होता है, इसमें है जो डीएनए पाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं पूछा है? तो कौन नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं 32 का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ये परमाणु ऊर्जा है जो बायोमास एनर्जी का स्रोत नहीं, जबकि लकड़ी, कोयला, गोबर आदि है जो बायोमास एनर्जी का स्रोत है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो
एक कोशिकीय युग्मनज से यानी कि यूनिसेलुलर युग्मनज से सभी लैंगिक जन्म करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला हो जाएगा, एजोला, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपैंथिस। नेपैंथिस एक कीटभक्षी पौधा होता है जो कीटों का भक्षण करता है। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है यानी कि म्यूचुअल रिलेशन को दर्शाता है? तो ये काई हो जाएगा, काई हो जाएगा, काई, ठीक है, जो म्यूचुअल संबंध को दर्शाता है, काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम एस्टिमेशन, राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी वितरण विधि। इसमें जानते हैं कि व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, आय विधि है, यानी कि इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड इसमें शामिल है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। इसका ये गलत हो जाएगा। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो यह लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करता है, यानी डिविडेंड एंड बोनस शेयर प्राप्त करता है कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट के बदले एक शेयर धारक। आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन में शामिल क्या है? तो इसमें शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे देखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सही है। तो स्वपोषी यानी कि स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। जानते हैं आप, ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, यानी सेकेंडरी प्रोड्यूसर होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये परपोषी होते हैं यानी दूसरे यानी स्वपोषी पे ये आधारित होते हैं। तो इसमें दोनों स्थान कथन है जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है जो कृष्ण किस नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब जानते हैं कि टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसमें ओडिशा का ओडिसी, कथक है जो कहाँ का? नॉर्थ इंडिया का भाग है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में होता है कथक। और पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? तो ये लखनऊ घराना से संबंधित है। मणिपुरी कहाँ? मणिपुर, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश देख लिए। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल, ये दोनों केरल। और सत्रिया कहाँ है? तो सत्रिया है जो असम का है, क्लासिकल डांस फॉर्म है सत्रिया असम का, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और नाट्य शैली है, नृत्य शैली है, इसके जनक कौन है? तो भरत मुनि है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं कि हम घटना को सही काल अनुक्रम में सजाना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं पाई की खोज कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? इसको भी ध्यान रखना। जापान के युकावा हिदेकी के द्वारा, जापान के युकावा हिदेकी, ठीक है, युकावा हिदेकी। और यदि बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और कब किया था? 1931 में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था 1906 में, ठीक है, 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ऐसे मुक्त रूप से रदरफोर्ड का नाम याद रखें, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मिलान कर ले, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो 43 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा में इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि दहेज निषेध अधिनियम यानी कि डॉरी प्रिवेंशन एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजा ललित आदित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर हो जाएगा। शहर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दिल्ली हो जाएगा। शहर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दिल्ली में, सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस।
किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पोलीब्रोथा भी पाटलिपुत्र को कहा जाता है। तो इसको किसने कहा? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेगास्थनीज ने कहा। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के है जो ये राज वहां पे मतलब कि उस तरह से राजदूत के रूप में उसको भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो 49 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ है जो पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो किसको? तो जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम इतिहास से कुछ स्मरणीय तथ्य को भी देखते हैं। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन, राजस्थान से। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। लेडी डांसिंग गर्ल है जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो हड़प्पा में। और मोहनजोदड़ो में क्या था? तो यहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा था, इसको भी ध्यान रखना है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यानी कि पशुपति का मूर्ति कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली, जो कहाँ का है? साइट है हरियाणा का है, ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा, जो कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। जल निकासी का है जो यहाँ से साक्ष्य मिला है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? धौलावीरा, गुजरात से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा, गुजरात से। और भी हम देख लेते हैं कि वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो कौन था? तो धौलावीरा था। धौलावीरा काफी इंपॉर्टेंट साइट है, इसको है जो ध्यान रखना है। यहाँ से ये कहाँ पे है? धौलावीरा गुजरात में है। जबकि राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है, हरियाणा में।